सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे जमानत में तौसी का ख्याल, हफ्ते नहीं साल नवाज शरीफ का सवाल, पीटीएम शिकंजे में आने वाली है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मौखर, चौधरी बिरादरान को क्लीन चिट, इंसाफ की फतह या एहतसाब हुआ चित। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे और बहुत से अहम मामलात इस पर आज हमने बात करनी है। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े मियाँ साहब की ज़मानत का मामला है जनाब, उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। दूसरा, चौधरी बिरादरान को कहा जा रहा है क्लीन चिट मिल गई, इंक्वायरियाँ नैब ने उनके खिलाफ बंद कर दी हैं। दूसरा, पीटीएम से क्या बात जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, उनके जो कल डीजी आईएसपीआर ने प्रेस ब्रीफिंग दी है उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि जो करता धरता है पीटीएम के, उनके खिलाफ एक्शन नागुज़ीर हो गया है और कब वो एक्शन लिया जाएगा, किस किस्म का एक्शन होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे का हम सुन रहे थे उसको अभी मौखर कर दिया गया है। कुछ आवाम को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं आगे रमज़ान में भी। इसके साथ साथ जनाब हम कुछ सानिया साहिवाल के मुतासरीन के हवाले से भी बात करेंगे। जुडिशल कमीशन के लिए अदालत से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं बड़े मियाँ साहब की। 6 हफ्तों की ज़मानत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है उन्होंने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो दरख्वास्त ज़मानत उनको पहले मिली थी, जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उसके बाद 7 मई को मुद्दत ख़त्म हो रही है, जिसके बाद उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर कर दी है कि भी उनको मज़ीद मौका दिया जाए, बाहर रहने का एक्सटेंड की जाए उनकी ज़मानत। अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त जुमे के रोज़ समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दी है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद बात करते हैं असद साहब और बाबर साहब से। इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान का ये दबंग नारा असल में किसकी तरफ था इशारा, ये राज अब खुल रहा है सारे का सारा। कप्तान और खिलाड़ी किसके हैं हरीफ और किसके हलीफ। इलाज के नाम पर नवाज शरीफ को मिल रहा है रिलीफ पर रिलीफ, और नए पाकिस्तान में भी महंगाई दे रही है अवाम को तकलीफ पर तकलीफ। अवाम को याद आ रही है कप्तान की ये बात, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको रुलाऊंगा मैं। ख्याल ये था कि कप्तान का इशारा अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ है, लेकिन नए पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बहने लगी है। 6 हफ्ते की जमानत के बाद नवाज शरीफ की तौसीह की दरख्वास्त आ गई है। अफवाहें गर्म हैं कि नवाज शरीफ की लंदन जाने की तैयारी पक्की है। अगर ये सच है तो फिर सवाल तो उठता है कि कप्तान ने ये किसे कहा था। इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। जाकर पीछे बचती है तो बेचारी अवाम, जिन पर महंगाई रोज तोड़ रही है नया कोहराम। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए तक का इजाफा फिलहाल काबीना ने मौखर कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ आर्जी बंदोबस्त हुआ है। सवाल ये है कि क्या अवाम के साथ वही सलूक होने वाला है जिसका इशारा कप्तान बहुत पहले कर चुका है। इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जो इस वक्त सूरत हाल है, दरखास्तों पर दरखास्तें दी जा रही हैं। साफ जाहिर है कि बड़े मियाँ साहब बिल्कुल भी जेल नहीं जाना चाहते हैं। उनके सपोर्टर्स जो हैं वो उनके एक आवाज़ पर लब्बैक कहने के बिल्कुल मुंतज़िर है, इंतज़ार में बैठे हुए कि कब वो वोट की इज़्ज़त को बहाल कराने के लिए कोशा होंगे, पुराज़्म दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब नज़रियाती मोड से मेरा ख्याल है फिर से गैर नज़रियाती मोड में चले गए हैं और बाहर इंतज़ार फरमाइए का बोर्ड उन्होंने लगा दिया है। फ़िलहाल खामोशी है और दरख्वास्त पे दरख्वास्त वो दे रहे हैं। अब जो इल्तिजा उनकी जानिब से की गई है कि एक्सटेंड किया जाए उनकी ज़मानत को। असद खरल साहब, मुझे तो अब ये दरख्वास्त सही मानों में मैं बताऊं तो मुझे वो एक कहते हैं ना मर्सी अपील लगने लगी है कि किसी सूरत में वो जेल नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले दरख्वास्त दी कि मुझे लंदन जाने दिया जाए, उसमें कुछ नहीं बना, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई अब ये ज़मानत ही मज़ीद बढ़ा दो, फ़िलहाल मैं जेल नहीं जाना चाहता। सैरिश, ना वो जेल जाना चाहते हैं ना वो अस्पताल जाना चाहते हैं, वो सिर्फ लंदन जाना चाहते हैं क्योंकि उनको इलाज का मसला नहीं है। अगर इलाज का मसला हो तो 6 हफ्तों में, जिस तरह 7 मई को वो मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो 5 हफ्ते हो गए हैं। 5 हफ्तों में कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं नवाज शरीफ साहब। अब मरीम का ट्वीट नहीं आता, पहले मरीम साहबा ट्वीट करती हैं कि उनको अंजाना का दर्द हुआ है, उनको यहाँ तक कि मतलब इस तरह लगता था जैसे कोई दिल का उनको अल्लाह ना करे कि शायद कोई कार्डियक उनको एकदम से कोई मसला हो सकता है
और जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की जाती थी, जिस तरह से ट्वीट्स आते थे, जिस तरह से फिर बयानात आते थे, सर मामला ये है कि ये बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि करप्शन के केसेस हैं, उसमें ह्यूमन एंगल हम डाल देते हैं। कभी हम बीमारियों के ऊपर इसको मामलात ले आते हैं, कभी हम फौतगी जो है उनके ऊपर मामलात ले आते हैं। और आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब हटे कटे हैं, बाहर भाग रहे हैं। 1994 में भी जब वो उनको मिला था रिलीफ जेल से, वो उस वक्त भी उनका दर्द शकीका था। कैसा दर्द शकीका है भाई, वो जिसमें आप हिल नहीं सकते, आप सीधे उल्टे बैठ नहीं सकते। वो 8-8 घंटे की फ़्लाइट लेके लंदन जाते हैं, वहाँ पे भाग रहे होते हैं। वहाँ पे जिस तरह मार्क्स एंड स्पेंसर के स्टोर के बाहर वो सड़कों पे भाग रहे होते हैं, ठीक है। और ये देखें, शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे किस तरह आवाम का जो पैसा किस तरह पानी की तरह बहाया जाता था। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जब ईवान वज़ीर आला से चलते थे शाही सवारी, 2,500 के करीब पुलिस मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगती थी। पूरा सिक्योरिटी डिवीज़न बनाया गया था। हर 100 गज के ऊपर दोनों अतराफ में पुलिस वाले खड़े होते थे। फिर उसके बाद मोबाइल, एक स्क्वाड, पूरा एक मोटरकेड होते थे। वही अब तो उनको कोई मसला नहीं है। आज अगर वो अल्लाह ना करे इधर आ जाए तो फिर देखें इक़्तिदार में तो फिर मसला भाई। अब देखें कि नवाज शरीफ साहब का मामला है करप्शन का केस, अरबों रुपए के इल्ज़ामात है करप्शन के, उनके चल रहे हैं रेफरेंस। आज हम क्या बहस कर रहे हैं और कई महीनों से बहस यही कर रहे हैं, बल्कि अब तो साल होने वाला तकरीबन, कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जाए, नवाज शरीफ को अंदर भेजा जाए, नवाज शरीफ को अस्पताल से निकाला जाए, नवाज शरीफ साहब को दूसरे अस्पताल में डाला जाए। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं बात क्या हो रही है। बात किसी ने आज तक कहा है कि नवाज शरीफ साहब से लूटा हुआ माल निकाला जाए, नवाज शरीफ साहब से वो पैसा जो है वो किधर छुपाया है उन्होंने? इसकी ना को बात हुकूमत वाला करता है, ना को बात है उनकी जमात का करता है, ना दूसरी जमात की करते हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बने हुए हैं, शहबाज गिल साहब आ जाएंगे। पहले आपको पता ट्वीट एक मरियम साहब का आता था, पूरी पंजाब हुकूमत वहां पे वो अस्पताल पहुंच जाते थे। सीएम साहब का बयान, पीएम साहब का बयान कि जी अल्लाह खैर करे। आपने देखा, देखिए जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह ताला के हाथ में है। ये ना मैं ना आप ना किसी की ख्वाहिश हो सकती है। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बीमारी के मसले भी आ जाते हैं, लंबी जिंदगी दे, बीच में बीमारी के मसले आ जाते हैं और फिर यही कहा जाता है कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब, आज भी दरख्वास्त उनकी जानिब से दी गई है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर एक्सटेंड ना किया गया मेरी जमानत को तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, उनकी जान को खतरा है। बड़ी ही शदीद नौयत की उन्होंने सूरत हाल बताई है। तो ये अब क्या हम यही देखते रहेंगे, केसेस चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता इसी किस्म का निकाला जाएगा, टाइम बाय करने की कोशिश की जाती रहेगी, बस यही होता रहेगा? सैरिश, जब वो जेल में थे तो उस वक़्त उनके डॉक्टर्स और मरियम इसी किस्म के ट्वीट्स कर रहे थे कि उनकी जान को ख़तरा है, अगर वो जेल में एक दिन भी और रहे तो उनको कुछ भी हो सकता है, उनको हार्ट के मसले हैं, उनको ये मसले हैं, उनको वो मसले हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर मोबाइल जो वैन थी, मेडिकल मोबाइल वैन, वो 24 घंटे वहाँ पर खड़ी रहती थी। बेस्ट डॉक्टर जो थे वो उनका वहाँ पर चेकअप किया करते थे। और लेकिन उसके बावजूद ये कि उनको अंजाइना का दर्द हुआ और ये कि उसको कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनसे कहा कि चलें ठीक है, 6 हफ्ते आप जाएं, अपना इलाज करवा के वापस आ जाएं। 6 हफ्ते उसमें से खर्चा जैसे कि 5 हफ्ते गुजर गए हैं। 5 हफ्तों में अभी तक नवाज शरीफ साहब का कोई इलाज स्टार्ट नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई इलाज नहीं स्टार्ट हुआ। हफ्ते के एंड पे एक दिन के लिए वो श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाते हैं अपने डॉक्टरों के साथ, और वहाँ पता नहीं टेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं या क्या होता है। उसके बाद उनके जो डॉक्टर हैं, ज़ाती मालिन है डॉक्टर ना, वो मीडिया को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं और वो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनमें वो नहीं कहते कि वो उनको नहीं है इस टाइम। और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला, अभी तक उनका इलाज ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो सारी कौम को पता है कि टोपी ड्रामा हो रहा है, ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि उन्होंने लंदन जाना है। सर ये टोपी ड्रामा ये हो रहा है कि जेल ना भाए और घर की याद सताए और कोई हल नहीं है कि बस लंदन ही जाना है। दूसरे एंड पे भी तो सुन लेना, दूसरे एंड पे भी तो सुन लेना। इमरान खान साहब वो भी हर तीसरे हफ्ते एक जलसे में आए कहते कि किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं होगा। और यार कभी ये भी कहते कि भाईजान वो जो लंदन के फ्लैट हैं वो मैंने हर सूरत में उसको लेने हैं, पैसे जो बाहर गए वो हर सूरत में लेने हैं। खैर साहब मुझे एक बात बताएं, जेल में वो हैं, सजा काट रहे हैं, और पैसे किस तरह से आएंगे? क्या गवर्नमेंट या नैब को वो उस पर क्या कर रही है? नैब वो जो पैसा लुटा हुआ बाहर गया हुआ है
नहीं, उस वैसे- पे गवर्नमेंट वैसे क्या मेरी कर बात रही है, सुने उसका ना, एक लीगल मिनट बाबर साहब। क्या बाबर तरीकाकार साहब, क्या ये है? खरल साहब से डिबेट तो इस पे होनी चाहिए सही है, कि सही है। भाई मैं आपके इसी बात पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। पिछले दिनों हम ये भी खबरें सुन रहे थे कि भी कोशिश अंदर खाने की जा रही है, कोई तो है जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं डील की खबरें भी सुनी, फिर यहाँ तक सुना कि भाई कोई एक अमाउंट है जो कि मतलब फ्लोट कर दी गई है। अब पेशकश है, पता नहीं मानी जाती है नहीं मानी जाती है, अलबत्ता कोशिश हो रही है। तो असद खरल साहब मुझे ये बताएं, कौन है जो कोशिश कर रहा है? क्या वो डील रुक गई है? आप तो खुद कह रहे थे कि भाई ऑफर मिल गई है, आपकी अपनी खबर थी, बातचीत चल रही है, वो कहाँ पहुंचा मामला? मैं समझता हूँ कि सैरिश ये एक बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया ना, वो बिल्कुल ये बात सही थी। उन्होंने बिल्कुल पैसे देने की ऑफर की, उन्होंने बिल्कुल मीडिएटर ढूंढे, उन्होंने बिल्कुल अमाउंट तक मामला चला गया। उसी चक्कर में मियां मनशा साहब गए थे, मलक रियाज साहब वहां से बैठे थे। रुका इसलिए है कि ये एक जो टाइम जो गेन करना होता है ना, पहले उन्होंने ये ड्रामा कर दिया। बीच में से शहबाज शरीफ देखे 5 बंदे उनके नैब ने पकड़े हुए हैं जो वादा गवाह बनने के लिए बैठे हुए हैं। 2-2 टन के 2 AC लग गए एक धमकी के ऊपर, एक धमकी के ऊपर हवालात जो है नैब की, उसके अंदर 2-2 टन के 2 AC। अब वो भी हमारे टैक्स पेयर के खून पसीने के, हमारा जो पैसा है उससे चलेंगे। वो हमारा घर में AC चलाएं ना चलाएं, हम बच्चों को कह रहे थे कि मई से पहले हम नहीं चलाने, क्योंकि जो हर बंदा सोचता है कि जिस तरह बिलों में जो होशरबा इजाफा है, जिस तरह गैस के अंदर 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आपको तो आम छोटे-छोटे 5-5 मरले के हमारे तो घर हैं, उसमें इतने बिल आ रहे हैं, लाख तक पहुंच जाता है जो अब गर्मियाँ आएगी। मामला ये है सैरिश, जिस तरह मैं बात डोगर साहब ने भी की है, बात सिर्फ एक है कि आपने केस बना दिया नवाज शरीफ साहब के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब के सारे बंदे अकाउंट बाहर आ गए, अरबों रुपए का गोरख धंधा बाहर आ गया, बंदे आपने पकड़ लिए, बहुत सारे बंदे तो भगा दिए। इसहाक डार साहब आपने भगाए, किसने भगाए? इसी मुल्क से भागे हैं ना वो। उसके बाद जिसके जहाज में बैठ के गए वो भी दंदनाता फिर रहा है, चैलेंज कर रहा है वजीर आजम वो। उसके बाद आपने उनके बाद हसन और हुसैन जो है उनको आपने टाइम दिया, वो बाहर बैठ के जाके। उसके बाद आपने सलमान शहबाज को जब ज़रूरत हुई उनको आपने कहा आप चले जाएं, अली इमरान को जब ज़रूरत हुई उनको कहा चले जाएं, उनकी जो अहलिया हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं, उनकी जरूरत थी, जब उनके खिलाफ भी केस थे उनको भगा दिया। सबसे मेन शहबाज शरीफ चला गया, शहबाज शरीफ साहब चले गए, अब रह गया पीछे वो भी वापस नहीं आने को तैयार, वो भी आने के लिए तैयार नहीं। तो बाबर साहब सुन लेना, मकसद सुन ले, अब रह गया बाबर साहब मुझे ये बताएं, वो बाहर चले गए, जेल में AC लग गए, हमजा शहबाज है जी उनको रिलीफ मिल रहा है, वो भी बाहर फिर रहे हैं, तो क्या मतलब है? जरदारी साहब पहले भी 8 साल जेल काटी ना उन्होंने, अभी जो सूरत हाल है क्या पीपल्स पार्टी को फिर हेड ऑन लिया जा रहा है? क्या मतलब क्या है कि वो दलदल जिससे नून लीग निकल रही है, क्या पीस में धंसती जा रही है? सूरत हाल है क्या? फिर देखिए सैरिश डोगर साहब इजाजत, मियां साहब बच गए फिर। सैरिश बार ये है कि पीपल्स पार्टी इसलिए एंजॉय कर रही है, अगली वारदात जो उनकी आनी है एपिसोड 2 आएगी, वो वैसे ही बच जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने केसों में अपना बना लिया ना, डैमेज एविडेंस नहीं, मैं तो कह रही हूँ पकड़े वो फंस गए हैं, मैं उनके फंसने की बात कर रही हूँ, मैं तो मियां साहब के बचने की बात कर रही हूँ जो आप अभी फंसे कहाँ हैं? इससे ज्यादा बदकिस्मती नहीं होगी, इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती। सारे जो इनके क्लोज बंदे हैं, सारे क्लोज बंदे जो इनकी करप्शन में इनके साथ रहे हैं, वो सारे पकड़े गए हुए हैं, सारे जो है वो नैब के पास हैं। लेकिन उसके बावजूद अमर मान्या क्या है, उसके बावजूद पैसा क्यों नहीं आ रहा? उसके बावजूद खल साहब ना जरदारी साहब पकड़े जा सके, ना शहबाज साहब पकड़े जा सके, ना उनको कोई पैसा, तो बाद की बात है, वो तो सारे दंदनाते फिर रहे हैं, ओपन है। नवाशी साहब बाहर, मरियम बाहर, शहबाज बाहर, हमजा बाहर, सारे लोग बाहर हैं, और वो लोग जिनके जरिए सारा पैसा बाहर जाता रहा, जिसके जरिए सारी करप्शन होती रही, वो सारे अंदर हैं। अच्छा, लेकिन बात सुन लें, जो पकड़े हुए हैं अब सुन लें। इंसाफ अदालत पूछ रही थी कि अनवर मजीद साहब किधर हैं नैब से, वो कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से हम बात करेंगे और हाई कोर्ट से बात करेंगे। जो मुलजम पकड़े हैं वो या तो अस्पतालों में बैठे हैं या वो 5 स्टार होटलों जैसा वहां पे एनवायरमेंट है। मुझे सिर्फ सारे ये बताओ, क्या इन लोगों से इस एनवायरमेंट में पैसा रिकवर हो सकता है? और ये लोग बाहर निकल रहे हैं या भाग रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं है कि मतलब जाहिर सी बात है कुछ कानूनी पेचीदगियां भी होती हैं, चीज़ों को कंपाइल करने में टाइम लगता है, कुछ कानूनी तरीके से लीगली चीज़ों को प्रोसीडिंग आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है, लेके चलना पड़ता है। तो मंतकी अंजाम तो फिर यही है ना कि भाई ये जो सारे मरकजी किरदार है फिर उन्होंने भी अल्टीमेटली पकड़े जाना है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो सारे फ्रंटमैन पकड़े जाएंगे, ये से छूटे ही रहेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको खबर दे रहा हूं,
मैं आपको खबर दे रहा हूँ फैक्ट्स की बुनियाद पर, मैं तजिया या ख्वाहिश नहीं बता रहा। पकड़े जरदारी साहब भी जाएंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पकड़े वो भी जाएंगे। नहीं मुझे ये नहीं पता, मैं नजूमी नहीं हूँ, पकड़े वो भी जाएंगे। उनके जो लोग हैं गिर्द उनके घेरा तंग हो रहा है, और ये डिले हो रहा है ना, मैं समझो ये अच्छा है, क्योंकि केस पक्का होना चाहिए। अगर आपने ख्वाजा साद रफीक जैसा, आपने सलमान रफीक जैसा, आपने आशियाना जैसा, और जहाँ पे जो एम्बेरसमेंट हुई हाई कोर्ट, अगर ऐसे केस आपने बनाने हैं जिससे मुलजमों को रिलीफ भी मिलना है और उल्टा नैब को सरजनशी भी होनी है, तो उससे बेहतर आप केस मत बनाएं। आप इदारे की क्रेडिबिलिटी, आप सैरिश मसला क्या हो रहा है, इदारे के अंदर FIA हो या नैब हो, इस वक्त पाकिस्तान की इससे अच्छी आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब वजीर आजम एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उसके जो वजीर हैं 2-4 को निकाल के हर बंदा अपने छापे लगा के बैठा हुआ है। इसके बाद आगे आ जाए FIA के अंदर, FIA में बशीर मेमन साहब नो डाउट ईमानदार हैं, जस्टिस जवेद इकबाल साहब नो डाउट ईमानदार हैं, मेरी बात सुने, लेकिन नीचे मेरी बात जो मुतलका लोग हैं, असद वो साहब। IO जो हैं, जो केस जिस तरह बेच रहे हैं, जिस तरह वहां पे सेटलमेंट हो रही है, जिस तरह डीलिंग विलिंग हो रही है, और जिस तरह आप जो डीलिंग की बात कर रहे हैं बाबर साहब, क्या करना है, जो जिस तरह साफ करें, कौन रोकता है उनको, सफाई पेरे प्रोसिक्यूशन किस तरह होता है। बाबर साहब अगर डील हो जाती है और अगर ये पैसे देने को तैयार हो जाते हैं तो बाहर से क्या करेंगे? इस एनवायरनमेंट में डील नहीं हो सकती, यही तो रिलीफ मिल रहा है। डील एनवायरनमेंट बनाया जाता है, सऊदी अरब ने बंद किया ना सारे, उनका पैसे निकालो, यहाँ पे पैसे निकालने की बात करता है। आप डील एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, डील एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं सर, जब डील हो जाएगी ना, डील ऐसे डील हो जाएगी, पैसे देने पे तैयार हो जाएंगे। पैसे देने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस, यानी कि इन्होंने मान लिया। ऐसे एनवायरनमेंट में डील वो नहीं हो ठीक है, अभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो डील हो जाती है और मान जाते हैं ना पैसे देने को, दैट मीन्स कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये हम लोगों ने करप्शन की है, वो डील भी करना चाहते हैं, हम देने को तैयार है, वो रखें, मामला खत्म करें। अब क्या कहते हैं, और अगर वो कहते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो सर आप ये देखें ना, मुझे बताएं मरियम का और हमजा का सियासी करियर तो फिर खत्म हो गया। मरियम आपको लगता है कि अपनी मर्जी से खुद से क़यादत हमजा को सौंपेंगी? ऐसा हो नहीं सकता, ये सबसे बड़ा फड्डा है। तो ये मामला दूर की बात ले जा रही है, क़यादत उनके पास है क्या? अब वो तो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं मामला, लेकिन ये है क़यादत की तो बात तब हो ना जब वहां पे कुछ चीज नजर आए। आपको पता है जिस तरह नून लीग डिसमेंटल होगी, ये इक़्तिदार पसंद पार्टी है, ये नहीं रह सकती इक़्तिदार के बाहर, इनकी ऐसे रूट फूट होगी कि ये आप फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, ये कहीं नजर ही नहीं आएंगे। मामला सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब किसी तरीके से भी चाहते हैं कि वो बाहर पहुंचे अपने मास्टर्स के पास, और वहां से स्क्रिप्टिंग। मरियम साहबा साथ कहेंगे जी मैं चूंकि मेरे वालिद साहब बीमार हैं, कोर्ट ने कह दिया मैं उनके साथ लटक के जाऊंगी। शहबाज शरीफ साहब अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं, हमजा शहबाज जो है वही ग्रंटर लास्ट वो रह गए, बाकी तो सारे निकल गए। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर आप मुझे ये बताएं कि आप पैसे आप इनसे रिकवर कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ डोगर साहब एक वाकया बताया। डोगर साहब जिस दिन शहबाज शरीफ की क्विटल हो रही थी, आप कोर्ट में थे, वहां पे जरा बताएं कि प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ की कम्युनिकेशन क्या हुई? मुझे एक बात जरा बताएं जरा। सारी प्रोसिक्यूशन तो इनकी हायर की हुई है, इनके अपने लोग हैं। तो आप शहबाज शरीफ जिस दिन पहले दिन पेश हुए हैं, आप कोर्ट में थे, जो प्रोसिक्यूटर उनके मुकाबले में पेश हुआ था, सारी बातों की बाबर साहब असद साहब सेक्रेटरी रह चुका हुआ है। सही है, इस तरह की मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ को। इन सारी बातों की अब एक बात है, कोर्ट के अंदर ये पनामा का मामला सालों से चल रहा है। अवाम अब ये चाहते हैं कि ये मामलात जो है ना, ये अब किसी तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है ना, बड़ी वो अजीब मजे की सी सूरत हाल है। कभी एक गली बंद तो दूसरी गली बंद तो तीसरी गली में घुस जाते हैं। ये टाइम बाय करने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए लोग मसरूफ हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं, चाहे लंदन में हो चाहे पाकिस्तान में हो। खैर अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं और कितनी जल्दी ये मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। थोड़ी सी PTM की बात कर लेते हैं। बाबर साहब पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ, ये PTM के हवाले से आपने कल DG-ISPR की प्रेस ब्रीफिंग सुनी है, जो सवालात उन्होंने सामने रखे हैं वो होश रुबा इंकिशाफात हैं कि जिस तरह की बातें की गई हैं। अब अगर ये सारी सूरत हाल में जो एक सॉलिड कंक्रीट बात है वो तो यही है ना कि भी एक्शन कब लिया जाएगा, किस नौयत का होगा, कौन लेगा, कैसे होगा, और इनसे मजीद बातचीत जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक जमात आपको पता है इनके हक में बात करती आई है। तो आपको क्या लग रहा है ये एक्शन अब किसकी तरफ से लिया जाएगा, हुकूमत लेगी, कैसे लिया जाएगा, क्या होगा? यही तो सैरिश रोने वाली बात है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक स्टेट है, लेकिन यहाँ पर ला कानूनियत है।
जिस तरह से अभी हम रो रहे थे कि इतने महाकरप्ट, इतनी दास्तानें, हम यहाँ पे कुछ 100 प्रोग्राम तो इसी पे कर चुके हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की करप्शन पे, आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। पीटीएम उसकी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो सारे फैक्ट्स दिए गए, ऑफ कोर्स आईएसआई ने पूरी तरह से पूरे एविडेंसेस के साथ सारे अकाउंट्स, कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन कौन फंडिंग कर रहा है, किस किस के साथ इनके कनेक्शंस हैं, रा के, एनडीएस के, इंडियन एम्बेसी का रोल क्या है, जर्मनी से हो रहे हैं, यूएई से हो रहे हैं, और किस तरह कौन कौन बंदा इनके साथ कनेक्टेड, सारे फैक्ट सामने रख दिए हैं। पीटीएम अभी भी इस टाइम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हुई है। किसी ने आज तक उसको चैलेंज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? जब उसके सारे इतने फैक्ट सामने आ गए थे तो उस पर क्यों नहीं, उस पर बैन होना चाहिए था। हम बात करते हैं कि कालेदम तंजीमों की कि जी ये जो तंजीमें इनको बैन किया जा रहा है, तो ये इसको क्यों फ्री हैंड दिया जा रहा है? और उसके बाद इन फैक्टर्स को भी देखना चाहिए कि पीटीएम जो है, मंजूर पश्तीन कौन है, पीटीएम इतनी ग्रो कैसे कर गई, उसके फॉलोअर्स कौन है, ट्राइबल एरिया जहाँ पर इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, ऑफ कोर्स वहाँ पर ऑपरेशन के दौरान लोगों के कारोबार मुतासिर हुए, घर मुतासिर हुए, उसका एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस चलना था। उस प्रोसेस में कौन कौन सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वहाँ पर दोबारा से डेवलपमेंट नहीं होने दी और पीटीएम को मौका दिया कि वो इन इलाकों में ग्रो करे और ताकत पकड़े। और जिन लोगों के घर तबाह हुए, जिन लोगों के कारोबार तबाह हुए, जिन्होंने सफ़र किया, जब आप उनको पे नहीं करेंगे, उनको कारोबार दोबारा उनके इस्टेब्लिश नहीं करवाएंगे, गवर्नमेंट जो है अपना रोल नहीं प्ले करेगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपना रोल नहीं प्ले करेगी, तो कई मंजूर पसीन सामने आएंगे, कई मंजूर पसीन उनके सिंपैथाइजर भी जिनके कारोबार पिछले 10 साल से तबाह हुए हैं और अभी तक उनको 1 टका नहीं दिया गया और सिर्फ पैकेज पे रखाया जा रहा है, तो वो लोग इसी के फॉलोअर बनेंगे। किसके फॉलोअर बनेंगे? तो ये सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। लिबरल जमात है, बिल्कुल करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी एक लिबरल प्रोग्रेसिव जमात है और वो पीटीएम को सपोर्ट कर रही है और तो और तहरीक तालिबान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो दोनों ही एक्सट्रीम नजरियात और इस तरह की जमातें जो कि पीटीएम को सपोर्ट कर रही हैं। सर फिर आपने वो दुखती राग पे हाथ रख दिया। नवाज शरीफ साहब नजरियाती थे और आपने देख लिया उनका नजरिया भी। आज खामोश होकर बैठे। पीटीपी तो खैर जमात नहीं है। अच्छा नहीं, पीएम ऐलान की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ गई पीपल्स पार्टी की बात। पीपल्स पार्टी के नजरियात कोई नहीं है, कोई नजरियात हमारे पाकिस्तान में। जो पार्टी का नजरिया सिर्फ एक है कि लूटो फुटो, लूट मार करो, और जब आपके ऊपर केस बने आप विक्टिमाइजेशन का शोर मचाओ। आप ये कहो कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, आप ये कहो कि मुल्क जो है वहाँ पे निज़ाम जो है खतरे में पड़ गया है, और फौरी तौर पर आप क्या करो, आप मुल्की सलामती के इदारों को अब्यूज़ करना शुरू कर दो। और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं पीटीएम जैसे, उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो। अब प्रॉब्लम क्या है? पीटीएम से क्यों सपोर्ट कर रही है पीपल पार्टी? पीपल्स पार्टी के पास सीट पावर नहीं है। ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है, पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। ये मैं आपसे पूछूंगी, एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि वजह आखिर क्या है, दुखती रग क्या है, क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीएम के हवाले से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और असद खरल साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि क्या इनकी दुखती रग है जो पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट करती है और टीटीपी भी इनको सपोर्ट करती है। एक्सट्रीम नज़रियात हैं इन दोनों के, लेकिन फिर भी पीटीएम को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो गौरतलब बात है जो मैं जानना चाहती थी खरल साहब, वो ये कि देखें ये पश्तूनों की बात हो रही है। कहाँ पर है महमूद खान अचकज़ई साहब, कहाँ पर है ANP? ये भी पश्तूनों की बात हो रही है, ये लोग गायब हैं, कोई स्टांस ये लोग नहीं ले रहे हैं। आप तो महमूद खान अचकज़ई साहब को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके अपने नज़रियात हैं, क्यों वो गायब हैं? मौलाना साहब की भी अगर बात की जाए तो नुमाइंदे हैं वो पश्तूनों के, उनको भी आप देख लें। वैसे वो हर मामले में हम आहंगी है उनकी पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन पीटीएम के मामले पर वो भी चुप हैं, कुछ नहीं बोलते। महमूद खान अचकज़ई साहब तो जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर वो एक्सपोज हुए और डिसमेंटल हुए, वो पीछे रह के अपना काम चला रहे हैं, वो पीछे पूरी तरह मुकम्मल तौर पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। दूसरा ANP वाले वो बड़े समझदार हैं। मामला ये है कि जो फजल रहमान साहब हैं वो तिलमिला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गाल रही। मदारस के हवाले से उन्होंने एक कोशिश की थी कि भड़काने की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कोई जो मकातबे फ़िक्र के कोई उलमा इकराम जो है उनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनको सिर्फ ये थी कि मुझे भी एक दफ़ा आर्मी चीफ साहब बुला के साथ बिठा लेते तो तस्वीर शरीफ जल जाती, तो लोगों को वो अपना सौदा दोबारा बेचना शुरू कर देते। दूसरा मामला जो है पीपल्स पार्टी इसलिए मिली है पीटीएम से
उन्होंने ये समझा कि शायद हमारे पास तो 10 बंदे नहीं हम इकट्ठे कर सकते, कि शायद इनकी वजह से नौजवान यूथ हैं। बिलावल साहब जो है उन्होंने समझा कि शायद ये यूथ आ जाएगा। मैं समझता हूँ DGISP ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है ना, उसके बाद जिस तरीके से किरदारों को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, अब PTM के साथ जो भी चलेगा पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है या दोस्त है। एक ये तो बात होगी। वो उनकी जो फोर्स थी ना, जो नौजवानों को भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे PTM वाले, मंजूर पश्तीन और बाकी कहानियाँ, वो उनका भी डिसमेंटल बड़े अच्छे तरीके से। अब मामला क्या है, सिविल हुकूमत का काम है रिहेबिलिटेशन करना, और उनके ऊपर वजारत दाखिला का काम है, पुलिस का काम है, CTD का काम है कि उनके ऊपर मुकदमात करना कानून जो है उसके मुताबिक, क्योंकि ये फौज का काम नहीं है। जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे, जो पाक फौज है, उन्होंने अपना जो काम करना था वो उन्होंने कर दिया। अब हुकूमत का काम है, अब 24 घंटे गुजरे, 48 घंटे गुजरे, न्यायालय है हुकूमत की कि सारी चीज़ें जब इतनी बड़ी बमशेल सामने रख दिया गया जिसकी तरदीद नहीं आई, NDS की नाम अफगानिस्तान का, भारत का नाम लिया, रा का नाम लिया, ममालक का नाम लिया, करैक्टर का नाम लिया, कोई डिनाइल नहीं आया। तो लिहाजा अब उनको डिसमेंटल करना, उन करैक्टर्स को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात सहरिश आई कि पंजाब के अंदर अगर बात टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो इनके खिलाफ, मतलब जाहिर सी बात है, इनिशिएटिव ले, इनको ऑन करे। पूरी कौम मुंतज़िर है कि हुकूमत का बरकत में आती है। मेजर आजम सुलेमान साहब जो है वो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, लिया जाता है, कब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और अभी नागुजीर है। और ब्रिगेडियर एजाज साहब जो DGIB भी रहे हैं, डायरेक्टर ISI पंजाब सेक्टर कमांडर रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं, मुशर्रफ के बड़े करीबियों में शुमार होते हैं। वो सारे सिक्योरिटी, मुल्की सलामती के सारे मामला को बड़ा करीब से देखा है। अब वो है वजीर दाखिला, आपके सेक्रेटरी जो है आजम सुलेमान साहब, मेजर साहब है। की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर पंजाब में बड़े पैमाने पर तबादले हो गए, चौधरियों की बात सारी जगह इजाजत दें, क्योंकि कैप्टन मैं आपसे पूछती हूँ असद साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि बाबर साहब काफी देर से खामोश हैं, थोड़ा सा उनको पहले शामिल कर लें, फिर आप मुझे बता दीजिएगा तबादलों के हवाले से भी। मुझे ये बताइएगा बाबर साहब कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने भी चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया है। जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। चौधरियों का पंजाब में बोलबाला है, चौधराहट है इनकी। सियासत को पाकिस्तान की बखूबी ये लोग जानते हैं। इनके पहले नून लीग के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, फिर मुशर्रफ दौर में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। बीबी के मर्डर के बाद कातिल लीग पीपल्स पार्टी की जानिब से इन्हें कहा गया, लेकिन फिर हमने यही देखा कि PP के दौर में इनके लिए एक ओहदा क्रिएट किया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इनको दिया गया। फिर दोबारा नून लीग का दौर आया, बड़ी स्मूथ सेलिंग ये करते रहे। कौन सा पीर इनके पास है, कोई दुआ है इनको? ये चक्कर क्या है कि इनके ताल्लुकात या मामलात बड़े ज़बरदस्त चलते हैं? देखिए, इसमें ऑलमोस्ट पंजाब पे हुक्मरानी कर रहे हैं अब भी। इसमें तो कोई शक नहीं कि चौधरी अपने ताल्लुकात जो है ना वो हर एक से अच्छे रखते हैं। इवन PMLN के साथ भी उनके ताल्लुकात कोई बुरे नहीं है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि ये भी इतलात है कि हमजा शहबाज के साथ चौधरी परवेज़ की मीटिंग भी हुई थी, मुलाकात भी हुई हैं, और अब भी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। और उसके साथ साथ उस्मान बुज़दार को भी बड़े तगड़े तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जरदारी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नैब वालों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो चौधरी बरादरान जो है वो किसी को नाराज नहीं करते, यही खूबियत है। वो किसी को अब यहाँ तक कि आप देखें कि उन्होंने पंजाब असम्बली में मोहम्मद खान भट्टी साहब को ग्रेड 22 दे दिया, बड़ी खामोशी से, कोई सारा मीडिया चुप बैठा हुआ है। हालांकि एक बंदा जो ग्रेड 7 में भर्ती हुआ हो खैर साहब, आज ग्रेड 22 तक पहुँच गया, और अभी उसकी 10 साल की सर्विस पड़ी हुई है। ना वो किसी DMG का हिस्सा है, ना वो PSP का हिस्सा है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से किसी को प्रमोशन नहीं मिली। तो इस तरह से वो अपने लोगों को नवाजते भी हैं। तो इस तरह से बीच में से रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो नैब के कवानीन है कि DG जो चेयरमैन नैब है उनके पास बेतहाशा अथॉरिटी है, DG नैब है उनके पास बेतहाशा अथॉरिटी है। जिसको वो नवाजने पे आए उसको छोड़ दें, जिसको पकड़ने पे आए उस पर ज़मीन तंग कर दें। तो ये कवानीन में बैलेंस होना चाहिए। बाकी खरल साहब के पास ट्रांसफर पोस्टिंग है आज की, और बड़ा उनके पास एक अंदर की जी खरल साहब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जी, एक तो सर मैं बात कर रहा था कि आइडियल सिचुएशन की, फिर मैं कह रहा हूँ कि एक आइडियल सिचुएशन में फिर आ जाते हैं, अब फेज पंजाब के अंदर आ जाते हैं। जिस तरह मैंने मेजर आजम सुलेमान साहब की बात की, सेक्रेटरी दाखिला है, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की बात की, वजीर दाखिला है, उसी तरीके से एक इंतहाई अच्छे ईमानदार प्रोफेशनल IG पंजाब लगे हैं कैप्टन आरफ नवाज साहब। उन्होंने जो रीशफलिंग की है, 29 लोग अभी तब्दील किए गए सिर्फ पंजाब लाहौर पुलिस में, बड़ा जो एक मेजर रीशफल हुआ है। और आगे जो बड़ा एक रेला आने वाला है, उसमें जो लोग बैठे थे पंजाब के अंदर, जो अमजद जवेद सलीमी साहब की टीम और बहुत सारे लोग, एक तो
उन्होंने जो तब्दील किए हैं, जो अभी चंद एक लोगों के नाम बता देता हूँ। एक तो DIG ऑपरेशन वकास नज़ीर साहब, जो अमजद जवेद सलीमी साहब ने उनको तब्दील करके राना शहजाद अकबर साहब जो है उनको लगाया, जिन्होंने वो ये वकास सलीमी साहब वही है जो गुजरावाला के DPO से इमरान खान पे लाठी चार्ज करवाया था इन्होंने। और जो जब लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब निकला था तो बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज हो गए थे। श्रीलंकन के टीम के हवाले से बहुत सारे इनके ऊपर मामला है और करप्शन के हवाले से हम इनकी दास्तानें बता चुके हैं। दूसरा, उसके बाद राना शहजाद अकबर साहब जो उनको DIG इस्टेब्लिशमेंट लगा दिया गया है। जो अशफाक अहमद खान है, ये थे वहाँ पे सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद, बहुत अच्छे अफसर हैं, उनको लगा दिया गया है DIG ऑपरेशन लाहौर। और वकास नज़ीर साहब उनको SNGD सर्विसेज जो है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने को कहा गया। उसके बाद वो वकास जो अशफाक अहमद खान साहब अपने ही इस्माइल और रहमान साहब हैं, उनके साथ जो SSP ऑपरेशन फैसलाबाद थे, उनको SSP ऑपरेशन लाहौर ले आए और उनकी जगह पे जो मुसंसर फिरोज साहब थे उनको भी तब्दील कर दिया गया। इसी तरीके से बाकी अगर बात की जाए, जो मोहम्मद अजहर साहब अकरम साहब हैं, उनको जो SSP मोटर ट्रांसपोर्ट पंजाब थे, उनको सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद लगा दिए गए। इसके अलावा अब मामला ये है सैरिश, और बहुत सारी ये लंबी फरिस्त है, नाजरीन को हम बताएंगे, बहुत टाइम ज़ाया होगा। अभी मामला ये है कि जो CCPO लाहौर है BA नासिर साहब, उनको IG साहब ने मौका दिया है, उनको नई टीम दी है उनकी मर्जी के मुताबिक। अब उन्होंने कहा कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी बात है। उन्होंने मौका दिया क्योंकि कुछ लोग CCPO साहब के नीचे जो लोग लगे हुए थे, उनके सबॉर्डिनेशन में लगे थे, वो उनकी उसमें मशावरत शामिल नहीं की गई थी, जिस तरह DIG ऑपरेशन के हवाले से है। और बहुत सारे लोगों की जो उनके नीचे पोस्टिंग हुई थी। उस वक्त अमजद जवेद सलीमी साहब थे, आपको पता है, सरवर साहब का नेक्सिस था, और उसके बाद वो सारा मामला हुआ। अब मामला ये है कि पंजाब के अंदर एक तो SSP और जो DPO लेवल के जो तबादले हुए हैं पंजाब के हवाले से या लाहौर के हवाले से, एक रीशफल हुआ है। मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में जो DIG को इसमें एक और चीज, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये सेक्रेटरी के भी तबादले हुए हैं। आपके दोस्त राहील सिद्दीकी साहब, जिनको सेक्रेटरी फाइनेंस अभी दो हफ्ते पहले लगाया गया था, उनको आज सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगा दिया गया। बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ उनको SNGD का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया, सेक्रेटरी सर्विसेज का। अच्छा, पंजाब भर में सारी ट्रांसफर पोस्टिंग अब वो करेंगे। अब उनके अख्तियार में होगी सारी ट्रांसफर पोस्टिंग और हायर एजुकेशन, जहाँ पर वो सारा लैपटॉप और ये वो सारा कुछ चल रहा है, अब उसका इंचार्ज उनको बना दिया गया। जो केसेस आप अक्सर रेफर करते रहते हैं। अब्दुल्ला सुंबल साहब, वो भी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको सेक्रेटरी सर्विसेज से सेक्रेटरी फाइनेंस। आपके अगर मैं रहा ना तो दोस्तों की फीस इतनी लंबी कर देंगे, मुझे समझ नहीं आएगी कि दुश्मन कौन है। उनको सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दिया गया। अच्छा, तो तबादले किए जा रहे हैं। मैंने ये बात जो रिजर्वेशन दी थी ना डॉक्टर साहब के, जो ये है ये फाइनेंस, वो तो 30 मार्च 2020 वो तो उल्टी गिनती गिन रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है CM साहब को ये इतराक हो गया होगा कि ये तो तौसा शरीफ और DG खान के फंड भी रिलीज नहीं कर रहे। अब मामला ये है कि आप तबादलों के ऊपर आके बैठ गए, अब वो तबादलों की फाइल नहीं निकालेंगे। ये पता नहीं कैसे निकाल दी, मुझे तो ये मेरे ख्याल अभी उनको चार्ज लिया नहीं होगा, वरना तो वो बैठ जाएंगे उसके ऊपर। तबादले तो इन्होंने जो और हायर एजुकेशन में उनके ऊपर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? कभी उन्होंने तबादले तो होते रहते हैं, बात है परफॉर्मेंस की। अगर ये परफॉर्म करके दिखाएंगे, परफॉर्मेंस के लिए लोग चाहिए ना सैरिश, आपको टीम चाहिए होती है। अब बुजदार साहब भी नए हैं, बंदे भी सारे नए लगा देंगे, तो डिलीवर क्या करेंगे? नून लीग के लगा देंगे, नए नहीं है। चले हम नून लीग के नहीं कहते, बात ये है कि परफॉर्मेंस और डिलीवरी चाहिए ना हमें। तो हमें ये भी नहीं है कि नून लीग का या PTI का, अगर डिलीवर करता है ऐसी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद ही की जा सकती है। चले हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो। डिलीवरी के हालात ये हैं, डिलीवरी के हालात ये हैं कि यकीन जाने, एक जो नान जो पहले 10 रुपए का था वो आज से 12 रुपए का बिक रहा है। फल लोगों की इस्तात से इस टाइम बाहर हो गए हैं। हर वो फल, अभी आपने ये महंगाई की डिलीवरी की बात की है ना, अभी तो भाई खबरें ये चल रही हैं कि हुकूमती बड़ा इकदाम कि रमज़ान में महंगाई के जिन को काबू करने के लिए जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, उस फैसले को मौखर कर दिया गया। 14 रुपए तक का इजाफा कहा जा रहा है। पंजाब हुकूमत या बाकी हुकूमत के नहीं सैरिश, चीनी की कीमतों पे अब इम्तिहान है हुकूमत का। इमरान खान साहब के दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, बड़े इस रमजान में तो बड़ी ये लोग उम्मीदें दिला रहे हैं कि भाई बड़ा जबरदस्त रिलीफ मिलेगा जो पहले नहीं मिला होगा, खासतौर पे पंजाब में रिलीफ मिलेगा चंद लोगों को। खरल साहब, जिनकी चीनी महंगी बिकेगी। शहबाज शरीफ अपनी भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन और उस पर कंट्रोल और ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल,
इसके बावजूद 10 साल रमज़ान में कीमतों पे काबू नहीं पा सके। शहबाज शरीफ 10 साल रमज़ान में, हर दफ़ा रमज़ान में 10 सालों में महंगाई होती रही है। अब वीक एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी सिंसियर नहीं है, सीएम का कंट्रोल नहीं है। यकीन जाने रमज़ान अभी स्टार्ट नहीं हुआ और चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आप फल लेने चले जाए, जो फल कल जो कीमत थी आज उससे डबल हुई है। किसी चीज को आप आग लगा लें, आग लगी हुई है और लोगों की ताकत बढ़ रही है। एक गरीब बंदा रमजान के महीने में मेरा नहीं ख्याल कि वो फल खरीदता है, फल जिसके की बड़ी अशद जरूरत होती है कि जब अफ्तार के वक्त दिल चाहता है कि फ्रूट चाट बनी हो या कोई फल ज़रूर मौजूद हो, तो एक गरीब आदमी की तो क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर है। अब देखते हैं, लोग तो दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं कि भाई रिलीफ देंगे। दूसरा बहुत अहम मामला था, इस पर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा सा रह गया, उनका टाइम काफ़ी कम है। जो सानिया साहिवाल के मुतासरीन हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान साहब से आपको याद होगा मुलाकात हुई थी, बच्चों की भी और अहले खाना की भी, जो सानिया साहिवाल के मुतासरीन हैं उनकी। उन्होंने चेक तो उनको दे दिए थे, उन्होंने तब भी उनसे मुतालबा किया था कि हम सेटिस्फाई नहीं है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि सारे मामलात को देखे। लेकिन अब उन्हें तंग आकर, मतलब हर हरबा आजमाने के बाद, वज़ीर-ए-आज़म से बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस सारे मामले को देखा जाए। खैर उम्मीद है इनको यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। इंशाल्लाह नाज़रीन कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।